नमस्कार, हमारे साथ आज फिर जुड़ गए हैं डॉक्टर हमारे वैद्यराज अरविंद पाठक जी। अरविंद पाठक जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमारे आयुष दर्पण जनरल के प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। और वैसे तो ये आयुष दर्पण का जो जनरल का प्लेटफॉर्म है, ये एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है। अभी आप देखें कि नीचे अभी अभी इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर शिल्पा येरमे प्रकृति का परीक्षण बता रही हैं, और हमारे अरविंद पाठक जी इसी प्लेटफॉर्म पर हाजिर हो गए हैं आप चिकित्सकों को अपग्रेड करने के लिए। बालों की समस्या के बहुत सारे मरीज आपके पास आते होंगे, कोई झड़ते हुए बाल से परेशान है, कोई सफेद बाल से परेशान है। हालांकि हमारे अरविंद पाठक जी मौलिक सिद्धांत के व्यक्ति हैं और वो सैद्धांतिक चिकित्सा पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन मैंने गौर किया है कि जब वो सैद्धांतिक बात करते हैं तो लोग उनको पसंद कम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मूले की बात करते हैं और अपने अनुभूत योग पर आते हैं तो उनके लेक्चर जो हैं वो हाईली हिट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमारे चिकित्सक ये चाहते हैं कि वो उनको सिद्धांतों के साथ साथ कुछ अपने अनुभव जन्य ज्ञान भी शेयर किए जाएं। वैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये मानना है कि लोग अ, अपने अपने अनुभवों को शेयर नहीं करते, पर मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पिछले मार्च से प्रोफेसर निगम दिन प्रतिदिन नए नए टॉपिक्स को लेकर आते हैं। मार्च में हमने, पाठक साहब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपसे, मार्च में हमने ये सोचा, वैसे तो आयुष दर्पण का नाम पूरी दुनिया में है, सब जानते हैं इसको। 2010 से ही हम इसकी पत्रिका, 2014 तक हमने प्रिंट मैगजीन निकाली इसकी, और 2014 के बाद हमने इसको भारत की लाइब्रेरीज में, हर लाइब्रेरीज में मैंने लगभग 5 साल तक मैंने फ्री इस मैगजीन को, प्रिंट मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट किया। डॉक्टर पाठक, ये बड़ा मुश्किल होता है कि प्रिंट मैगजीन को निकालना और प्रिंट मैगजीन को अपने पाठकों तक पहुंचाना। मैं अकेला था, मैं उत्तराखंड के एक बहुत दुर्गम स्थल में तैनात था, और मैंने उस मैगजीन को प्रिंट ने, उस मैगजीन को लिखने से लेके, उसकी प्रूफ रीडिंग से लेकर के, उसकी प्रिंटिंग से लेकर के उसे लाइब्रेरी तक पहुंचाने का 5 साल तक मैंने काम किया है। लोगों को आज आयुष दर्पण इस फॉर्म में दिखता है तो उन्हें लगता है कि ये एक बहुत तुरंत फुरंत हुई चीज है। लोगों ने बहुत हमारी कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन आप में जो वो मेहनत है, जो समय के साथ जो वटवृक्ष फैलता है, इसके पीछे 10 साल की मेहनत है, 10 years। 10 साल में 5 साल मैंने प्रिंट मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरीज में भेजी है आयुर्वेदिक कॉलेज की, और किसी से आज तक कोई सहयोग नहीं लिया। और लेकिन हमारे साथ अरविंद पाठक जी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो निस्वार्थ भाव से देते हैं। तो आज उन्हें लगता है कि ये काम इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि आयुष दर्पण के 40,000 लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं। हमारे वो फॉलोअर नहीं है पाठक साहब, एक डमी होता है। आप अगर कुछ पैसे दे दें फेसबुक पे तो फेसबुक 1.5 से 2 लाख आपको फॉलोअर्स दिखाता है, और हमारे डमीज फॉलोअर्स नहीं होते हैं। हमारे जो हैं, जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक, अभी देखिए आपका ये लेक्चर लाइव नहीं हुआ कि 24 लोग देखने आ गए। ऐसे ही हमारे यूट्यूब पे अभी 10,500 जो है एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, और आपके लेक्चर्स की काफी डिमांड है। तो मैं इसीलिए आपको आपकी जो नॉलेज है उसकी कदर करता हूँ। और आप बहुत अच्छे हैं, और मैं आपको बड़ा बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन के लिए आप लेक्चर्स देते हैं। और हम जल्द ही आपके साथ मिल करके एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। हम इसके एक ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें पाठक साहब जैसे कई चिकित्सक पढ़ाया करेंगे। तो आइए हम जानते हैं अरविंद पाठक जी के साथ आज उनका जो पहला सीरीज था, जो बालों पर था, बालों के झड़ने की समस्या, सफेद होते हुए बाल, जिसे हम खालित्य और पालित्य कहते हैं, इन दोनों समस्याओं पे हम आज डॉक्टर पाठक को सुनेंगे। आइए वैद्य अरविंद पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद वैद्य नवीन जोशी सर। अभी मैं जो कल बालों के बारे में बता रहा था, उसी का मैं आगे का और सिंप्लीफाई करके बताने के लिए कोशिश करता हूँ। कल मैंने जो बताया था उसके फॉर्मुलेशंस वगैरह बहुत ही टफ थे। आज जो मैं बताऊंगा बहुत ही इजी है, और सैद्धांतिक भाग भी है, और उसके सिंपल सिंपल जो मार्केट में अवेलेबल है वह दवाइयां हैं जिससे बालों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मैं पहले बताता हूँ कि जो खालित्य होता है, जिसमें बाल झड़ते हैं, तो उसमें वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, वायु न प्रकोपित हो जाता है,
और फिर क्या होता है कि पित्त भी प्रकोपित हो जाता है, पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ जाता है। तो यह जब वायु प्रकोपित हो गया है और पित्त भी प्रकोपित हो गया है, तो यह जाके बालों में चला जाएगा, बालों की जो भी रक्त वाहिनियां हैं वहां पे चला जाएगा, और फिर क्या करेगा कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब रोमकूप रहते हैं शरीर में, वह भी गिरने लगते हैं, तो उसको भी खालित्य बोला जाता है। जब अपने आईब्रोज के बाल रहते हैं, पलकों के बाल रहते हैं, एक्जिला के बाल रहते हैं, प्यूबिक हेयर्स रहते हैं, वह भी गिरने लगे, तो उन सबको अपने आचार्यों ने खालित्य ही बोला है। और इनका मेन कारण होता है वायु का प्रकोप होना, पित्त का प्रकोपित होना। उसके बाद में क्या होता है कि रक्त मिश्रित जब श्लेष्मा होती है, तो रक्त मिश्रित श्लेष्मा कफ जो है रक्त के साथ जब मिल जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति होती है, और रोमकूप जो रहते हैं उनका अवरोध हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाल जो है वो नए नहीं उगते हैं, जो कंप्लीट बाल्डनेस है उसमें यह संप्राप्ति होती है। तो हम लोग बाल्डनेस तो देखते हैं, पूरा गंजापन देखते हैं, लेकिन उसकी संप्राप्ति लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका यही है कि पित्त मतलब रक्त के साथ प्रकोपित श्लेष्मा जो है, वह श्लेष्मा जो है वो रोमकूपों का अवरोध करता है, और पूरी तरह से जो एरिया है वह पूरी तरह से अवरोधित हो जाता है, और नए बाल नहीं उग पाते हैं। पालित्य जो रहता है जिसमें बाल सफेद होते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो बोलते हैं, उसमें मानसिक कारण होते हैं। वो क्या रहते हैं, तो क्रोध करना बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत शोक करना, बहुत ज्यादा श्रम करना, मतलब श्रम करके पानी पी लेना या चाय पी के पानी पी लेना, किसी ना किसी तरह से पित्त जो है, पित्त दोष जो है वो प्रकोपित हो जाता है। और या फिर अचार खाना, बहुत ज्यादा अम्ल रस, बहुत ज्यादा नमक खाना, जो भी है अम्ल कटु कषाय, यह रस का सेवन ज्यादा करना है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से अम्ल अम्ल तिक्त अम्ल कटु कषाय, अ, नहीं मैं थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। मधुर तिक्त कषाय जो है वह पित्त का शमन करता है। मधुर तिक्त कषाय पित्त का शमन करता है। लवण, अम्ल और कटु, यह जो रहता है ये पित्त को प्रकोपित करने वाले कारण मतलब रस रहते हैं। तो अगर अम्ल का ज्यादा सेवन किया जाए, कटु का ज्यादा सेवन किया जाए, और लवण का ज्यादा सेवन किया जाए, तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, और पालित्य जो होता है वह बढ़ जाता है। इन सब के मतलब मेन कारण पित्त दोष का प्रकोप होना ही है। अब इसमें हम चिकित्सा क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें खालित्य और पालित्य को ठीक करना है। तो जितना भी पित्त है वो बढ़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए हमें विरेचन देना चाहिए। तो आप एरंड तेल का विरेचन दे दीजिए, त्रिफला का दे दीजिए, किसी ना किसी तरह से मतलब स्नेहन स्वेदन करके, अगर योग्य तरह से जो बताया है अपने ग्रंथों में उस तरह से विरेचन कर दिया जाए, तो सारा पित्त निकल जाता है। तो बालों का जो झड़ना है वह कम हो जाता है, और बालों का सफेद होना वह भी, उसका स्पीड भी कम हो जाता है। उसके बाद में अणु तेल का नस्य देना चाहिए। मतलब अगर प्रतिमर्श नस्य बताया है कि दो दो ड्रॉप्स दोनों नाक में डालना है, दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है, तो अणु तेल का नस्य देने से भी फायदा होता है। और क्या होता है कि भृंगराज तेल जो रहता है, महाभृंगराज तेल, नीली भृंग्यादि तेल, भृंगराज तेल, जो भृंगराज से सिद्ध किया हुआ तेल है, अगर उसका नस्य यूज करें या शिरो अभ्यंग करें, मतलब सिर में मालिश करें, उससे भी बाल झड़ना और सफेद होना वह ठीक हो जाता है। उसके बाद में और जो दवाइयां हैं, कुछ तेल सिद्ध करना है, जिससे वो सिद्ध तेल का अभ्यंग करना है और शिरो अभ्यंग भी करना है। तो उसमें है मालती का फूल है, कनेर है, चित्रक है और करंज है। इसको सिद्ध कर देना है तिल तेल में, जो सिद्धि के बताए हैं। सिद्ध तेल को सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई है। मूर्छना करने के बाद फिर सिद्ध को तेल को सिद्ध करना, यह जो बताया है, इससे करने से क्या होगा कि अभ्यंग करेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, मालती, कनेर, चित्रक और करंज, इससे अगर तेल को सिद्ध कर दिया जाए और उसका अभ्यंग किया जाए, शिरोभ्यंग किया जाए, तो बालों का झड़ना और गिरना यह कम हो जाता है। और क्या यूज करना है, तो आंवला लेना है, काला तिल लेना है, कमल लेना है, केसर लेना है, और यष्टि मधु मुलेठी लेना है। फिर से बोलता हूँ, आंवला लेना है, काला तिल लेना है, कमल लेना है, केसर लेना है, और मुलेठी या यष्टि मधु लेना है। इसके चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर बालों पे लेप लगाना है। तो इससे क्या होगा, सिर पे अगर हम लेप लगाएंगे ना, तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है, क्योंकि आंवला जो है वो वयस्थापन गण में है, केश भी है, मतलब बालों के लिए अच्छा है। तिल का तेल है, या तिल, काला तिल जो रहता है वो बालों के लिए अच्छा होता है। कमल होता है वो पित्त का शमन करता है, पित्त का स्थानिक जब शमन करेगा तो अपने आप बाल अच्छे होते हैं। केसर भी वैसे ही है, यष्टि मधु भी है। तो इसीलिए इस तरह का लेप बना के मधु के साथ मिक्स करके और सिर पे लगाना है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, तो इंटरनली क्या लेना है, तो गुड़ुची लेना है।
गुडुचि क्योंकि वयस्थापन गण में है और वो रसायन द्रव्य है। गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी, ऐसा बताया है। मतलब वो रसायन कर्म करता है, सप्त धातुओं को बल देता है, अग्नि को अच्छा करता है। इसीलिए वयस्थापन गण की गुडुचि को लेना है, आमलकी को लेना है, आंवला का पाउडर लेना है, और गोक्षुर लेना है। गोक्षुर है त्रिदोष शामक है, मूत्रल है, तो मूत्रल होने की वजह से सारा हीट को निकालता है यूरिन के थ्रू। इसीलिए गुडुचि को, आंवला को और गोक्षुर को मधु के साथ मिक्स करके और 3 बार, एक एक चम्मच दिन में 3 बार खाना है। इससे बालों का झड़ना और सफेद होना यह सब ठीक हो जाता है। और ऐसा मत सोचिए कि हमने 2 दिन दिया और बालों का झड़ना और सफेद होना एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको कंटिन्यू हमें लेना चाहिए, मतलब 3 महीना से 6 महीना, 6 महीने से 1.5 साल तक अगर ऐसे हम लेते रहें तो धीरे धीरे देखेंगे कि बालों का झड़ना जो है, बालों का सफेद होना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और क्या करना है कि जो भी हेयर प्रॉब्लम्स रहती हैं, बालों की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसमें नस से लेना बहुत जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है कि नाशा ही शीर्षो द्वारम, नाक जो है वो सिर का, मतलब ब्रेन का द्वार होता है। तो जो भी हम मेडिसिन डालते हैं वो सिर में जाता है, और जो उत्तमांग में जो भी अवयव में विकृति आ रही है उस सबको वो ठीक कर देता है। इसलिए नस से लेना कंपलसरी जरूरी है। नस्य का जो श्लोक है उसमें ऐसा बताया है कि नस्य जो है वो इंद्रियों को बल देता है, जितने भी सेंस ऑर्गन है उनको बल देता है, कर्म इंद्रियों को बल देता है, फिर हॉर्मोन्स का सिक्रीशन अच्छा करता है। इसीलिए ना नस्य का यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए नस्य लेना बहुत जरूरी है बालों को झड़ने में। उसके बाद में क्या करना है कि नस्य के लिए और भी अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो विभितक का तेल, विभितक सिद्ध तेल होता है, और उसको विभितक मज्जा के साथ मिक्स करके और नस्य के लिए यूज करेंगे तो विभितक जो है वह वहां का स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है उसको भंग कर देगा, और वह नस्य से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी क्या है कि कोई भी पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सबको महाभृंगराज तेल, नीली भृंग्यादि तेल, भृंगराज सिद्ध तेल ऐसे दे देते हैं। लेकिन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि पित्त प्रकृति वालों को डॉक्टर शिल्पा मैडम जी जो बता रही हैं कि प्रकृति परीक्षण करना चाहिए। हे कमलेश जी का है कि हे ग्रेइंग का, हेयर ग्रेइंग का मैं बता रहा हूँ, पहले मेरा बात सुनिए। अभी मैडम जी ये बता रही हैं, आप लोग वीडियो में देखेंगे कि पित्त प्रकृति क्या होती है, वात प्रकृति क्या होती है, कफजा प्रकृति क्या होती है। इसमें हमें प्राकृतिक परीक्षण के बाद अगर पित्त प्रकृति का इंसान है तो उसको महाभृंगराज तेल या भृंगराज का कभी भी तेल यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाल और झड़ने लगते हैं। और हमें प्रिस्क्राइब भी नहीं करना चाहिए भृंगराज तेल पित्त प्रकृति वालों को, क्योंकि अच्छा होने के बदले साइड इफेक्ट होने लगता है। और उसके बदले में हमें क्या यूज करना है, तो पित्त को शमन और केश्य दवाइयां देनी है। तो क्या करना है, तो ब्राह्मी लेना है, आंवला लेना है। ब्राह्मी आंवला तेल डाबर का भी आता है, ब्राह्मी आंवला तेल हो गया, या दूसरे कंपनी का, या खुद सिद्ध करके ब्राह्मी और आंवला से सिद्ध किया हुआ तेल का यूज करेंगे तो पित्त प्रकृति में फायदा होता है। अगर वातज प्रकृति वाला है और कफज प्रकृति वाला है या द्वंद्वज प्रकृति है जिसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें अगर हमने भृंगराज तेल यूज किया तो फायदा है। पित्त प्रकृति वालों को स्पेशली हमें आंवला और ब्राह्मी इसका ही तेल यूज करना चाहिए। केश के रंजन के लिए, मतलब हमें कुछ ऐसा मेडिसिन चाहिए कि पूरे बाल सफेद हो गए हैं तो वो बाल काले हों, उसके लिए नेचुरल क्या क्या दवाइयां हैं, तो हमें लोहा चूर्ण लेना है, जो लौह भस्म से लोह चूर्ण लेना है, त्रिफला लेना है, भृंगराज लेना है, काली मिट्टी को लेना है, और इसको गन्ने के रस में भिगो के रखना है, और 1 महीना तक भिगो के रखना है। जब वो पूरा अच्छे से वो बन जाए, भिगो के 1 महीना तक रहे, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद वह जो लेप रहेगा उसमें उसको लेके हमें सिर पे लगाना है। तो उससे क्या होगा कि लौह भस्म है, त्रिफला है, भृंगराज है, काली मिट्टी है, इन सब की वजह से बाल न काले हो जाते हैं। तो यह मतलब भेषज रत्नावली ऐसे ग्रंथों में लिखा है, और इसका प्रैक्टिकल भी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्या करना है कि हमें हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी कॉज जानना बहुत जरूरी है, कि क्लोरीन के पानी की वजह से हो रहा है क्या, या शैम्पू लगाने की वजह से हो रहा है, साबुन लगाने की वजह से हो रहा है, कुछ एलर्जी है इसके वजह से हो रहा है क्या। और दूसरा है कि डैंड्रफ भी होते हैं, तो डैंड्रफ का भी कॉज हमें देखना चाहिए कि मतलब डैंड्रफ क्यों हो रहा है। डैंड्रफ होने का क्या मतलब है, कभी कभी वात और श्लेष्मा की वजह से होता है, कभी कभी कंडू आती है, खुजली आती है, और वहां पे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्काल्प में, इसकी वजह से डैंड्रफ आता है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रिशनल कॉजेज रहते हैं, कि न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता इसलिए हो जाता है। कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित होता है, कभी कभी तेल नहीं लगाते हैं लोग, तो तेल न लगाने से ड्राइनेस आता है और एसी में दिन भर बैठे रहना पड़ता है, उसकी वजह से ड्राइनेस की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाते हैं। हमें ना ये हेयर फॉल, डैंड्रफ,
और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, इसका ना पहले हेतु निकालना चाहिए। हेतु निकालने के बाद हमें यह समझ आएगा कि यह हेतु का निदान परिवर्जन करना है। संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ऐसा बताया। अगर आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई लेमैन है या शॉपकीपर हैं कि पेशेंट आया और आपने महाविनाश तेल दे दिया, ये खा लो वो खा लो, ऐसा नहीं होता है। हमें ना हेतु निकलना पड़ता है और उसके बाद में ही चिकित्सा करनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन उसके बॉडी के लिए सुटेबल है यह देखना चाहिए। उसके बाद में है कि कभी कभी जो प्री मैच्योर ग्रेइंग, अभी किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि बाल सफेद हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बाल सफेद हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जीवनीय गण जो रहता है, जीवनीय गण में क्या होता है, तो चरक सूत्र स्थान में पहला गण जो है जीवनीय गण है। तो जीवन कार्य किसका है, रक्त का कार्य है। और जीवनीय गण मतलब जीवन देने का कार्य। तो क्या है कि जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती और यष्टि मधु, ये जो 10 मेडिसिन है यह मार्केट में अवेलेबल रहती है। ज्यादातर अष्टवर्ग की औषधियां रहती है। जीवंती और नहीं, पहले जो है जीवक और ऋषभक ये अवेलेबल नहीं रहता है। तो सर्चिट टाइप्स ऑफ हेयर किसमें संहिता में मिलेगा, यह चरक सुश्रुत वाग्भट में तो नहीं मिलेगा। ये जो सौंदर्य कला निधि वगैरह जो बुक है जिसमें सौंदर्य के बारे में बताया है, फॉर एग्जाम्पल वात्सायन कामसूत्र जो बताया है वात्सायन का, उसमें बहुत सारे हेयर्स के बारे में बताया है कि वो लोग पहले के जमाने में जो नायिकाएं वगैरह रहती थी तो श्रृंगार वगैरह करती थी, तो उसमें अलग अलग बाल का उन्होंने वर्णन किया है और सौंदर्य प्रसाधन दवाइयां बताई हैं उसमें दिया है। सर ये रसायन अध्याय में दिया है, योग अष्टांग हृदय में। यह योग जो, हाँ जी आपका शिवम जी का बहुत अच्छा है। तो हाँ ये बताया है। तो जीवनीय गण जो सिद्ध दूध है, अगर हम रोज पियेंगे जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ दूध, शीरपाक जो है मतलब जीवनीय गण का पाउडर लेके आना है या यवकुट चूर्ण लेके आना है और एक गिलास पानी लेना है और एक गिलास दूध लेना है और उसको बॉईल करना है और जब दूध शेष रह जाए तो वह पीना है सुबह और शाम। इससे ना प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है वह ठीक हो जाता है। उसके बाद में खालित्य और पालित्य जो है उसके लिए क्या करना है, हमें ना यह सोचना है कि बाल झड़ना है, झड़ गए हैं उसको रोकना है। तो कल मैंने जैसे बताया था कि प्रच्छान कर्म करना है, रक्त मोक्षण करना है, जलौका लगाना है, उससे अशुद्ध रक्त निकल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी कोई कोई जगह पे इंद्रलुप्त जैसा सिम्टम आ जाता है, मतलब इंद्रलुप्त होता है, तो वहां पर ऐसे प्रच्छान करिए या जेपाल का बीज लगा दीजिए या कनेर का जड़ लगा दीजिए, तो वो वहां पे ना जख्म हो जाता है और स्काल्प का ऊपर का जो डेड सेल है वो निकल जाता है और फिर नीचे से बाल आ जाते हैं। या फिर मैंने कल बताया था कि अमरूद का पत्ता या सीताफल का पत्ता उसका कल्क लगा दीजिए और घिसिए, उससे भी बाल अच्छे हो जाते हैं। कैसे भी करके हमें स्काल्प को, वो जो इंद्रलुप्त है, कोई इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, एलर्जी है, वो सब ठीक हो जाता है। और क्या है, तो केश तेल में सबसे ज्यादा वट जटादी तेल, मतलब जो बरगद होता है उसके जो ये निकल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, वटांकुर निकल रहे होते हैं, उससे सिद्ध किया हुआ वट जटादी तेल अगर बना के बालों के लिए लगाए तो बाल घने घने लंबे हो जाते हैं। और है कि सुश्रुत संहिता में असनादि गण है। असनादि गण जो है ना, असाना नाम की वनस्पति है, विजय सार, बहुत सारे उसकी जो पैरेलल दवाइयां हैं उनसे सिद्ध किया हुआ जो तेल है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पित्त प्रकृति वाले जो पेशेंट हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि निद्रा जनन दवाइयां भी देते हैं बालों के लिए। तो उसमें ना निद्रा जनन दवाइयां देने से बाल का ग्रोथ अच्छा होता है और उसमें सर्पगंधा नहीं देना है। सर्पगंधा देने से पित्त और प्रकोपित हो जाता है। और दूसरा क्या करना है कि आमलकी, शुंठी और शर्करा, आमलकी, शुंठी और शर्करा रसायन काल में देना है, मतलब सूर्योदय के पहले अगर देंगे हम लोग ब्राह्म मुहूर्त में तो उससे बाल अच्छे हो जाते हैं। दूसरा है कि च्यवनप्राश देना है और उशिरासव जो पित्त का शमन करता है। और च्यवनप्राश जो है वह सुबह भूखे पेट अगर देंगे, अगर हमने चरक संहिता का टाइम में जो था एक पल बोला था, मतलब 45 ग्राम तक देना है च्यवनप्राश, नहीं तो 2-3 चम्मच दे दीजिए और वो 9-10 बजे तक पच जाएगा, भूख लग जाएगा। तो रसायन काल में देंगे, उसी रासव के साथ में अगर देंगे, मुस्लिम लोग हैं वो नमाज पढ़ने के बाद 5:30 बजे च्यवनप्राश खा के और आमलकी, शुंठी और शर्करा यह अगर खा लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। धातु परीक्षण का कितना महत्व है, मेरे ख्याल से अस्थि परीक्षण का महत्व है। हाँ जरूर उसका महत्व है, क्योंकि अस्थि का मल क्या है, तो केश है, रोमकूप और केश है, तो अस्थि परीक्षण का बहुत ज्यादा, धातु परीक्षण करना चाहिए, सारता परीक्षण करना चाहिए और कौन से धातु दुष्ट हुए हैं, दोष दुष्ट से संमूर्छनाएं कैसे हुई हैं वह जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजन जी आपका ये बात 100% सही है। उसके बाद में हमें और क्या देना है, तो अभी बोन्स हैं और बाल हैं, वह किससे बनते हैं,
डॉक्टर रूपाली जी का है, माई डॉटर हैविंग एज 12 ईयर हैविंग कंटिन्यूस दारुणक फ्रॉम लास्ट 6 months विद इचिंग। तो हमें क्या करना है, दारुणक है, दारुणक में हमें क्या करना है, अरुणशिका और दारुणक ये व्याधियां जो बताई हैं, रूसी है ना और डैंड्रफ ये जो बताया है, उसमें हमें क्या करना है कि कंडुग्न गण से सिद्ध किया हुआ तेल वहां लगाइए। दूसरा है कि सरसों का तेल में कपूर डाल के और कंडुग्न गण या कुष्ठग्न गण को मिक्स करके और वह 5 दिन लगाना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप मेरे से फोन करिए, मैं और अच्छे से बता सकता हूँ। जो भी मेडिसिन है उनकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए वो भी बताइए सर जी। उषा जी का ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। हाँ, तो मुझे ये बताना था कि बाल जो रहते हैं वह बाल किससे बनते हैं, तो केराटिनिन से बनते हैं। KERTININ, केराटिन। इन ये प्रोटीन से बनते हैं और उसमें कैल्शियम का अंश रहता है, विटामिन ई भी रहता है। तो हमें ना, और बोन्स का वो मल है, तो हमें ना बोन्स को अच्छा करने के लिए कैल्शियम के प्रोडक्ट देना पड़ता है। कैल्शियम जो है, नेचुरल कैल्शियम किसमें है, तो अजास्ती भस्म, मतलब जो बकरा होता है और उसका जो अस्थि का भस्म बनाया जाता है पुट देने के बाद, अजास्ती भस्म लेना है, कासिस भस्म लेना है, प्रवाल पिष्टी लेना है। तो इसको अगर हमने इसको केश से योग बताया है हमारे गुरु जी ने, यह जब देते हैं तो बालों की समस्या 100% ठीक होती है। और क्या करना है कि नींबू को दही में अगर डालेंगे, नींबू को दही में डाल के ऐसे भिगो के रखेंगे और वह जो है मिश्रण उसको लगाएंगे तो डैंड्रफ 100% ठीक होता है। अभी जो डॉक्टर उषा जी ने क्वेश्चन पूछा था कि डैंड्रफ के लिए क्या है, तो नींबू और दही इसका मिश्रण रख दीजिए, उसमें और कुछ डालना है तो विडंग डाल दीजिए, करंज चूर्ण डाल दीजिए, इसका मिश्रण करके और बालों को लगा के रखिए, 100% डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि खालित्य अगर हम देखते हैं, तो मैं अब सैद्धांतिक भाग बता रहा हूँ। खालित्य जो देखते हैं, हेयर फॉल, तो उसमें ना स्वेद का रोल रहता है, मतलब पसीना आना या न आना, इससे अति स्वेद, बहुत ज्यादा पसीना आना या कम आना, इन दोनों से बाल झड़ते हैं। और स्वेद जो है वो मेद धातु का मल है, मतलब जो हमारे शरीर में मेद धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, मेद धातु का मल क्या है, स्वेद है। और केश है वो अस्थि का मल है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि केश को, कोई कोई लोग हैं वो मज्जा धातु का मल बोलते हैं, कोई कोई मज्जा धातु का उप धातु बोलते हैं, कोई लोग अस्थि का मल बोलते हैं। और इसका जो है संबंध जो है वो मेद धातु और अस्थि धातु इन दोनों से रहता है। जितना ज्यादा पसीना आएगा या नहीं आएगा, अगर स्वेदावरोध हो गया, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। स्वेद का रोल जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल ऑफ वाटर इन प्लांट, जब पसीना आता है तो जिस तरह से प्लांट को हम पानी देते हैं, अगर पानी को हमने बहुत ज्यादा मतलब कोई प्लांट है और उसको हमने बहुत ज्यादा पानी दे दिया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी आने से क्या होगा कि वो प्लांट मर जाएगा, सूख जाएगा। और हमने कम पानी दिया तो भी वो प्लांट मर जाएगा, सूख जाएगा। उसी तरह से अपने बालों के जगह पे बहुत ज्यादा स्वेद प्रवृत्ति होना, हीट बढ़ना, उससे भी वो जो बाल के जो जड़ है वो वीक हो जाते हैं और वो डेड होके बाल झड़ने लगते हैं। या पसीना न आना, जैसे प्लांट का मैंने एग्जांपल दिया उपमान प्रमाण से, उसी तरह से पसीना न आना, तो उससे भी नरिशमेंट नहीं होगा। तो एक प्रमाण में पसीना आना चाहिए। इसको हमको बैलेंस कैसे करना है, तो जिसको पसीना नहीं है तो उसको स्वेद लाने वाली दवाइयां देनी चाहिए। जिसको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये मूत्र विरेचनीय गण देना चाहिए, मेदोपाचक देना चाहिए, किसी तरह से हमें पसीने को रोकने वाला देना है। और किसी को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो अनंता और उशीर इसका फांट देना चाहिए, मतलब आप गर्म पानी करिए और उशीर 1 चम्मच और दूसरा अनंता का एक चूर्ण मिक्स करके और वो सुबह शाम पिलाइए। उससे ना पसीना आना कम कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वह स्वेट ग्लैंड्स पे काम करता है। 100% रिजल्ट आता है। तो हमें इस दृष्टिकोण से भी बालों का देखना चाहिए कि पसीना ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ये दोनों रोल करते हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या बाल झड़ने पे। उसके बाद में स्वेदक्षय से क्या होता है, वह संप्राप्ति में बता रहा हूँ। स्वेदक्षय होगा तो पित्त भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया है कि पित्तम रक्त स्वेदय हो, मतलब पित्त का जो मैनिफेस्टेशन है स्वेद से होता है। तो जब पित्त का क्षय होता है तो अपने आप स्वेद का क्षय हो जाता है। स्वेद कब होगा, तो पित्त का जो स्निग्ध गुण है वह कम हो जाएगा, तो बालों का पोषण जो मिलना चाहिए नॉर्मल ब्लड में वह मिलता नहीं है, क्योंकि स्नेहांश नहीं मिल रहा है, तो रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। स्वेद क्षय होना यह भी एक बाल झड़ने का कारण होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ। यह डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर को तो मालूम होना चाहिए कि अति स्वेद प्रवृत्ति या स्वेद क्षय
इसके हिसाब से चिकित्सा करेंगे तो बालों का झड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, यह सारा स्थूल लेवल पे है कि पसीना आना या न आना, पसीना बहुत ज्यादा आना या पसीना न आना, यह बालों के झड़ने का कारण होता है। सूक्ष्म लेवल से अगर देखेंगे तो मेद धातु पे हमें ध्यान करना पड़ता है सूक्ष्म लेवल से। तो उसमें मेद धातु की पोषकांश क्या है, तो मज्जा है। अस्थि का पोषकांश क्या है, तो हमें क्या करना है कि मेद का पोषकांश जो है वह अच्छा होना चाहिए, मेद धातु का। दूसरा अस्थि धातु का पोषकांश जो है वह भी अच्छा होना चाहिए, तो इससे बाल अच्छे होते हैं। तो मेद धातु और अस्थि धातु, इसको बढ़ाने वाले जो भी दवाइयां हैं, आहार्य पदार्थ है या मेडिसिन है, वह देना चाहिए। तो मेदोपाचक अगर देंगे तो वह ज्यादा फायदा करेगा, या अस्थि धातु को पाचन अस्थि पाचक देंगे, अस्थि मज्जा पाचक, उससे भी बाल अच्छे होते हैं। दूसरा है कि अस्थि को पोषण करने वाली दवाइयां, जैसे अजास्ती भस्म है, फिर प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत है, शंख भस्म है, जो भी कैल्शियम के प्रोडक्ट है वह देंगे तो अस्थि धातु का अच्छा सा वर्धन होगा। सामान्य समानस्य से वृद्धि होती, जो ये बताए सामान्य विशेष सिद्धांत, उसका एप्लीकेशन यहाँ करना है तो उसका फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाल झड़ने का कारण होता है विषम ज्वर, जैसे संतत सतत तृतीयक चतुर्थक अन्य दोष, ये ज्वर आए, मतलब जो रस धातुगत ज्वर है, रक्त धातुगत ज्वर है, उसका मैनिफेस्टेशन के रूप में, मतलब उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें बाल झड़ने का ये दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, और वह जब ठीक हो जाता है उसके बाद बाल झड़ना बहुत ज्यादा सडनली शुरू हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बाल झड़ना है तो उसमें ना कामला की हिस्ट्री रहती है, जॉन्डिस की हिस्ट्री रहती है, क्योंकि यकृत जो है, लीवर जो है, उसका फंक्शन खराब हो गया है, तो शरीर में जो पित्त का सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस हो गया है, तो अपने आप बाल झड़ने लगते हैं। या फिर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा दिया है तो भी बाल झड़ने लगते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि कामला डिजीज हुआ उसके बाद नेत्र रोग शुरू होते हैं, चश्मा लग जाता है। तो हमें नेत्र रोग और खालित्य, ये दोनों पैरेलल दिखाई देते हैं जॉन्डिस के पेशेंट में। तो दोनों का कारण है कि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उष्ण तीक्ष्ण और द्रव गुण से पित्त दोष ज्यादा बढ़ गया है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि ग्रहणी की विकृति हो रही है, ग्रहणी जो अवयव है उसकी विकृति हो रही है, फिर पक्वाशय पे असर हो रहा है। पक्वाशय में क्या होता है, कटु अवस्था पाक होता है। और अस्थि धातु जो है वह जो वायु दोष है वह अच्छे से नहीं बन रहा है, और अस्थि और वायु का आश्रय संबंध होता है, तो उसका इफेक्ट अपने आप डायरेक्टली अस्थि धातु पर आएगा। जब वायु अगर प्रकोपित है कटु अवस्था पाक में, तो यह, मैं फिर से बताता हूँ कि कामला रोग हुआ है, पित्त का प्रकोप हुआ है, पित्त का प्रकोप हुआ है तो ग्रहणी कला दूषित हुई है, ग्रहणी कला दूषित हुई है तो आगे जाके पक्वाशय को दूषित करिए। पक्वाशय में क्या है, तो पक्वाशय में कटु अवस्था पाक जो है वो इम्बैलेंस हो गया। कटु अवस्था पाक इम्बैलेंस हो गया तो वायु जो बन रहा है वो विकृत हो गया। वायु और अस्थि का आश्रय संबंध है, तो वायु जब दूषित होगा तो वो अस्थि धातु को विकृत करेगा। अस्थि धातु विकृत होगा तो उसका जो मल है, जो बाल है, केश है, वह खराब होंगे। इसकी वजह से खलित्य पालित्य होता है। तो हमें चिकित्सा करना है तो यकृत को अच्छा करने की दवाई देनी है, जैसे आरोग्यवर्धिनी, कालमेघ, कुटकी चूर्ण, ताम्रभस्म और तुलसी, यह जो दवाइयां हैं वह यकृत को अच्छा करना है, ग्रहणी कला को अच्छा करना है, पक्वाशय को अच्छा करना है, जो अवस्था पाक जो हो रही है वह अच्छा करना है, आम का पचन करना है, फिर अग्नि बढ़ाने वाली दवाइयां देनी है, फिर रसायन दवाइयां देनी है। यह सब जब हम काम करते जाते हैं तो फिर बाल अपने आप अच्छे हो जाते हैं। इसी विचार को करते हुए तिक्तक क्षीर जो बस्ती है, गुरुची से सिद्ध किया हुआ जो बस्ती है, वह पित्त का शमन करता है, वायु को अच्छा करता है, प्राकृत करता है। और उसमें गुरुची जो है वो रसायन भी है। यह जब गुरुची तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, जो वात्रक्त में बताया, वह जब देते हैं तो अपने आप बालों का ग्रोथ अच्छा होने लगता है, बाल जो सफेद हो रहे हैं वह भी ठीक होने लगता है। फीमेल्स पेशेंट जब आते हैं तो उसमें पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल बहुत ज्यादा रहता है। मतलब डिलीवरी होने के बाद क्या होता है कि रक्त धातु बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो एनीमिक कंडीशन होती है और अग्निमंद हो जाता है, और धातुओं का परिपोषण उतना फास्ट नहीं हो पाता है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करती है, उस टाइम पे बाल झड़ने का बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है। तो हम, क्योंकि वो बच्चे को नया शरीर है, उसमें ही सारा अस्थि धातु गया है, मतलब पोषण में, उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो हमें उनको कैल्शियम के जो भी हैं, जैसे प्रवाल पंचामृत हो गया, कामदुधार रस हो गया, जिस शंख भस्म हो गया, प्रवाल पिष्टी हो गया, यह जब देते हैं तो अपने आप बालों का ग्रोथ अच्छा होने लगता है। और दूसरा है कि गर्भिणी को, मतलब नीतू सिंह है, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी के बाद पेशेंट में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। हाँ, आपका बात 100% सही है। तो हमें सिस्ट का ऑपरेशन क्यों करना है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं ना पीसीओडी का प्रॉब्लम। हेयर फॉल इन पैचेस का ट्रीटमेंट बताइए।
गुरप्रीत जी का है। हेयर फॉल इन पैचेस का मैंने बताया ना कि आंवला, शुंठी, शर्करा वो दे दीजिए। अगर पैचेस में है तो उसको इंद्रलुप्त बोलते हैं। समीक्षा जी का है कि नेचुरली हेयर शेडिंग होता है इसमें। हाँ, ये आपका बात सही है, ये होता है। और प्रकृति के हिसाब से और धातु सारता के हिसाब से अलग अलग होता है। सर, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा, मुझे यू आस्क मी इन आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी, देन आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी प्रिस्क्राइब्डली। आप जो भी है ना, आप मुझे आयुर्वेदिक भाषा में पूछिए कोई भी क्वेश्चन। सर, कुछ महिलाओं में छोटे छोटे घुंघराले बाल होते हैं, बढ़ते नहीं है, उन्हें किस तरह से किया जाता है? तो पित्त प्रकृति अगर है तो आंवला और ब्राह्मी का जो केश्य दवाइयां हैं उससे सिद्ध किया हुआ तेल करेंगे, उसका करेंगे तो बाल अच्छे आते हैं। फिर रसायन दीजिए, नारसिंह रसायन दीजिए, च्यवनप्राश दीजिए, लौह भस्म दीजिए सुबह के मात्रा में, सुबह के टाइम में, रसायन काल में, तो अपने आप जो बाल हैं वो घने घने हो जाते हैं। अगर पित्त प्रकृति नहीं है, वात और कफज प्रकृति है, तो हमें क्या करना है कि भृंगराज तेल से रोज अभ्यंग करना है, शिरोभ्यंग करना है। जितना खाद पानी मिलेगा बालों को उतना बाल अच्छे होंगे। और यह नहीं सोचना है कि तेल नहीं लगाना है। बालों में तेल लगाना दिनचर्या में बताया आचार्यों ने। हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं आजकल तेल? क्यों इतना मॉडर्न हो गया जमाना? और दूसरा, जो पैराशूट वगैरह तेल आ रहा है उसमें वो डबल रिफाइंड आता है, उसमें नारियल तेल में तेल ही नहीं है, वो पानी है, स्निग्धांश ही नहीं है। और वो तेल लगाएंगे केमिकल वाला, तो फिर बाल नहीं झड़ेंगे क्या? हमें जितना कोशिश करना चाहिए तो नेचुरल आयुर्वेदिक जो सिद्ध तेल है, या खुद तेल तिल तेल से बनाए हुए सिद्ध करके वो बनाइए, या फिर मार्केट वाला मत लीजिए वो पैराशूट वगैरह। जितना वो एडवर्टाइज करते हैं कि चिपचिपा रहित है, चिपचिपा रहित है तो खाद पानी क्या मिलेगा? बाल झड़ेंगे ही आजकल। और इतना केमिकल का जो यूज हो रहा है, शैम्पू और अलग अलग आ गए हैं अलग अलग कंपनी के, उससे तो बाल झड़ेंगे ही। और जब बाल झड़ जाते हैं तो जो ट्रैकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। उससे अच्छा हम आयुर्वेद का सब दवाइयां करेंगे तो अपने आप अच्छा होगा। उसके बाद में क्या होता है कि बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम रहता है वह कभी कभी कोई बीमारी के बाद ज्यादा हो जाता है, या केमोथेरेपी वगैरह के बाद ज्यादा होता है। तो उसमें भी हमें देखना है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो विरेचन देना बहुत अच्छा रहता है। और अभी जो शरद ऋतु है इसमें तो विरेचन का टाइम ही है। तो अगर आप लोग क्या करिए, 7 दिन तक स्नेहन स्वेदन कर लीजिए, और उसके बाद में घृतपान करा के, और फिर 8वें दिन आप लोग त्रिवित लेहम या इच्छा विधि रस, जो भी मेडिसिन देंगे कोष्ठ के हिसाब से, उस तरह से विरेचन करा दीजिए। और उसके बाद में नस्य दीजिए। नस्य देने के बाद अपने आप बाल अच्छे हो जाते हैं। और अगर यकृत दृष्टि है, यकृत के इन्वॉल्वमेंट में कोई डिजीज है, जैसे मीजल हो गया, जॉन्डिस हो गया, या लीवर का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो हमें यकृत को अच्छा करना है। यकृत दृष्टि को ठीक करने वाली दवाइयां देनी है। अगर ग्रहणी कला विकृत हुई है तो ग्रहणी को ठीक करना है। अस्थि धातु में कुछ प्रॉब्लम है तो अस्थि धातु को ठीक करना है। अगर बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें रस धातु को अच्छा करना है। मतलब जो धातु का दुष्टि है उसको अगर हम ठीक करते जाएंगे तो अपने आप बालों का फायदा हो जाता है, मतलब बाल ठीक हो जाते हैं। टिकटक क्षीर बस्ती जो है वो बहुत अच्छा फायदा करता है। नीली भृंग्यादि तेल का अगर बस्ती देंगे तो बहुत फायदा होता है। नारसिंह रसायन देंगे, कासिस भस्म देंगे, तो बाल अच्छे हो जाते हैं। और अपने अपने योग तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है कि हमको ये दवाई से फायदा हुआ। मेरे को क्या है कि मैं जितना आप लोग को ज्ञान दूंगा उतना मेरे को और भर जाएगा। और दूसरा है, ज्ञान जितना बांटो उतना अपने आप बढ़ जाता है। जो परमात्मा है वो कैसे है? परमात्मा के बारे में क्या बताए अपने वेदों में और उपनिषदों में, कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब जो परब्रह्म है वो पूर्ण है, मतलब इन्फिनाइट है, पूरा ब्रह्मांड उनसे बना हुआ है। और अगर हमने पूरा ही निकाल दिया तो उसके बाद में जो अवशेष रह जाता है वो पूर्ण ही रहता है। मतलब हम इसको निकाल ही नहीं सकते। इसी तरह से ज्ञान है, जितना मैं बांटूंगा उतना ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। ज्ञान बांटने से अच्छा होता है। उषा जी कहे बाल्डनेस हेरिडेटरी है तो क्या कर सकते हैं, कितना फायदा हो सकता है? इसमें बाल्डनेस अगर हेरिडेटरी है तो हेरिडेटरी में हमारे सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जैसे मैंगो है, कोंकण में जो हापुस मैंगो मिलता है, हापुस आंबा जो बोलते हैं, वो मिलता है तो कोंकण में मिलता है, तो हम पुणे में या दूसरे जगह भी हम कर सकते हैं। वैसा हम उनको वैसा वातावरण देंगे तो वैसा मैंगो हम कहीं भी कर सकते हैं। इसी तरह से हेरिडेटरी जो प्रॉब्लम है तो उसको अगर हमको ठीक करना है तो हमने अगर रसायन दिया, हमने दिनचर्या का पालन किया, स्वस्थ का पालन किया, और ये ब्रह्मचर्य का पालन किया, वैसा खान पान अच्छा दिया, तो हेरिडेटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव
हेयर ग्रोथ ऑन फेस इन वुमेन। इसके लिए मुझे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है ना, एक मिनट रुकिए, मुझे भेषज रत्नावली में एक बहुत अच्छा योग बताया है। भेषज रत्नावली में ना जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है ना, उसका इतना अच्छा फॉर्मूला बताया है, उसका अगर यूज करेंगे ना तो पूरा हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। एक मिनट बस मुझे दे दीजिए, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ना जितना ये डिस्कशन होगा उतना ये फायदा होगा सब लोगों को। या फिर मैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का है ना, ये मैं निकाल के रखता हूँ फॉर्मूला। ये भेषज रत्नावली में कहीं तो है, मैंने पढ़ा है, उसमें मनशिला है, फिर हरताल भस्म है, वो कैसे यूज करना है, उससे ना बाल झड़ने का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ये जो युवान पीड़िका होती है ना, पिंपल्स आते हैं, उसमें क्या बताया है कि युवान पीड़िका में कभी कभी ये वॉट्स होते हैं, चर्म कील होते हैं, उसकी चिकित्सा बताया है कि एरंड नाल का जो क्षार होता है, एरंड नाल लाइए और उसको जला दीजिए, वो क्षार ले लीजिए, या सांप की जो केंचुली होती है उसको जला के जो भस्म होता है उसका घर्षण करने से मत्स्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया है। बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जो भेषज रत्नावली ही बता सकता है। अगर मुहासे आ रही है बहुत ज्यादा, तो लोद्र लीजिए, धनिया लीजिए और वचा लीजिए, इसका लेप लगा दीजिए, तो अपने आप जो पिंपल्स वगैरह है मुंह से वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में गोरोचन और काली मिर्च, इसको एकत्र करके मुंह पे लगा लेने से मुहासे जो है, मतलब पिंपल्स हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और हम लोग ना वमन भी करा दें तो वमन से सारे दोष निकल जाते हैं, उससे भी सब ठीक हो जाता है। जो एक्ने वगैरह जो रहते हैं फेस पे, जो नेच व्यंग नीलिका ये सब है, उसको कुंकुमादि तेलम जो है उसको देने से बहुत फायदा होता है। हरिद्रादि तेलम भेषज रत्नावली में शुद्र रोगाधिकार में है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब इसमें जो मेडिसिन है ना, इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन बताए हैं जो कहीं भी नहीं बताए हैं। मैं आप लोगों को ना जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, मैं असल में बालों का बता रहा था, ये फेस का जो है ना, ये मैं निकाल के रखता हूँ, मैं कल बता दूंगा आप लोग को। और आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं बताता हूँ। हम लोग का जो आयुर्वेद है ना बहुत ही अच्छा है, मतलब साइड इफेक्ट भी नहीं है, या लेस साइड इफेक्ट है, अगर अच्छे से किया जाए तो कभी साइड, मतलब ये हमेशा फायदा ही करता है। दूसरा है कि कभी कभी चित्रक की दवाइयां दी जाती हैं, जैसे रस क्षय में होने वाले हेयर फॉल में क्या करें, रस क्षय को कैसे ट्रीट करें। रस क्षय को ठीक करना तो बहुत सिंपल है, रस धातु को बढ़ाने वाले जो है दवाइयां, जैसे शतावरी कल्प दे दीजिए, उससे रस धातु अच्छा हो जाता है। विदारदी रसायन है, बृहणीय गण की जो दवाइयां हैं वह सब, और रस क्षय जो है वो क्या होता है कि रस का प्रसाधन करने वाली दवाइयां हैं, रस और रक्त का प्रसाधन करने वाली, जैसे ताप्यादि लौ हो गया, फिर स्वर्ण मक्षिक भस्म हो गया, फिर उसके बाद में चांदी का भस्म हो गया। यह अगर देंगे तो अपने आप रस क्षय रक्त क्षय का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। गज निकले ललाट पर बाजार से कौन सा तेल लगाए, गंजा होने पे। हाँ, गंजा होने पे तो अभी क्या होता है कि मेल्स में अगर 40 साल के बाद गंजापन आ रहा है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। फीमेल्स में हो सकता है लेकिन मेल्स में नहीं हो सकता है। अगर पूरा गंजापन आ ही गया है, जो बाल झड़ रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं। पूरा एकदम बाल्डनेस आ गया है, गंजापन आ गया है और ललाट पे आ गया है और पूरा डेड हो गया है, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में हम करेंगे तो फिर हो सकता है। सर विषम ज्वर जन खालित्य रह गया, आप बताते। हाँ, विषम ज्वर में जो रहता है ना, विषम ज्वर की हिस्ट्री रहती है, तो हमें क्या करना है कि विषम ज्वरांतक लौ हो गया, रस पाचक, रक्त पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक जो है, उसमें जो पाचक बताए हैं अगर वह हम देंगे, और विषम ज्वर कैसा है, जैसे 24 घंटे कंटिन्यू ज्वर रह रहा है तो रस रस धातु का संतत ज्वर है। अगर 24 घंटे में एक बार आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सतत ज्वर। अगर एक दिन में 24 घंटे में एक बार कभी तो आ रहा है, अगर दो बार आ रहा है तो रक्तगत है, अगर 24 घंटे में एक बार आ रहा है तो मांस धातु पे है। ऐसा जो टाइमिंग बताया है विषम ज्वर का, उस हिसाब से जो धातु के पाचक हैं, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, वह जब देंगे तो अपने आप ये खालित्य पालित्य ठीक हो जाता है। जैसे कि रस पाचक में पटोल इंद्र कुटकी, इसका काढ़ा कंटिन्यू दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। कैंसर के साइड इफेक्ट में हेयर लॉस होता है क्या, या ट्रीटमेंट देना चाहिए? कैंसर के साइड इफेक्ट में नहीं होता है, कैंसर का जो केमोथेरेपी दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से पित्त बढ़ता है। जो भी कैंसर का केमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, उसमें फिर हम क्या चिकित्सा देते हैं, तो ब्राह्म रसायन देते हैं, फिर वयस्थापन गण का काढ़ा जो है वह देते हैं, तो बहुत अच्छा ये मतलब फायदा होता है।
हेयर थिनिंग का ट्रीटमेंट क्या है। हेयर थिनिंग के लिए क्या करना है, कैसे दवाइयां देनी है। तो आपको क्या करना है, भृंगराज लेना है, गुडुचि लेना है, पुनर्नवा लेना है। पुनर्नवा क्या होता है कि नया नया वो पौधा फिर बार बार आता है, इसलिए पुनर्नवा लेना है। फिर पारिजातक का पत्ते लेना है, उसके चूर्ण लेना है। फिर उसके बाद में मालती पुष्प लेना है, जपा लेना है, फिर ब्राह्मी लेना है, आंवला लेना है। यह जितने भी केश दवाइयां हैं, यह दवाइयों को तेल सिद्ध करिए, और वह तेल रोज लगाने से हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम 100% ठीक होता है। और कंटिन्यू वो तेल लगाना है। पित्त प्रकृति है तो महाभृंगराज तेल नहीं लगाना है। अगर कफ और वात प्रकृति है तब, अब ये प्रकृति परीक्षण है, ये मैडम अच्छे से बता रही है, शिल्पा मैडम। अगर आप लोग को कोई डिफिकल्टी हो रही है कि आपके बॉडी के लिए कौन सा तेल यूज करना है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपका प्रकृति परीक्षण करके और आपके लिए कौन सा मेडिसिन परफेक्ट रहेगा वो मैं बता दूंगा। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ फेस, तो रूपाली जी इसके लिए तो वर्णगन बताया है ना, वर्णगन का काढ़ा पीने से। इसमें वर्णगन में क्या बताया है, तो वर्णगन में है चंदन है, हल्दी है। आदमी अपनी प्रकृति कैसे जाने, तो डॉक्टर शिल्पा जी जो बता रही हैं, डॉक्टर शिल्पा जी का आप लेक्चर ऑडियो सुन लीजिए, तो आपको प्रकृति समझ आ जाएगा। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे कॉल करिए, मैं आपको आपका प्रकृति बता सकता हूँ। प्रकृति रहता है हर इंसान का, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति। वातज प्रकृति वाले इंसान बहुत पतले होते हैं और उनमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है। पित्त वाले जो रहते हैं उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और वो जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। कफ प्रकृति वाले स्लो रहते हैं और बुद्धिमान होते हैं। कफ प्रकृति वालों से दोस्ती अगर किया जाए तो वो परमानेंट रहती है, और कफ प्रकृति वाले का दुश्मनी भी है, वो भी परमानेंट रहती है। पित्त वाले गुस्सैले लोग होते हैं। वात प्रकृति वाले होते हैं वो अस्थिर होते हैं, वो कभी दोस्ती करते हैं और कभी दुश्मनी करते हैं, वो एकदम स्थिर नहीं रहते हैं, और उनमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है। उनकी आवाज में कर्कशता बहुत रहती है, और उनके नाखून वगैरह बहुत ड्राई रहते हैं, और वो किसी से परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। उनका कुछ परमानेंट नहीं रहता है, वो वात प्रकृति वाले होते हैं। ये स्वभाव रहता है, मतलब जो शरीर का जो प्रकृति रहता है वह रहता है। और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वर्णगन का अगर काढ़ा यूज करें तो बहुत फायदा होगा। डर्मेटाइटिस, मनदीप जी डर्मेटाइटिस को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आप ऐसा बताएंगी ना, मतलब आप सिम्टम बताएंगी, वातज है, पित्तज है, कफज है, वैसा संप्राप्ति अगर बताएंगे तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट बता सकते हैं। सोरियासिस विद हेयर लॉस, सोरियासिस में मतलब आप किसको सोरियासिस बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कर्दम कुष्ठ भी, उसको भी कोई लोग सोरियासिस बोलते हैं। कभी कभी हम एक कुष्ठ को भी सोरियासिस बोलते हैं। कभी कभी किटिप कुष्ठ को भी सोरियासिस बोलते हैं। आप मुझे सिम्टम बताइए तो फिर मैं अच्छा बोल सकता हूँ। ये इनका फोन आ रहा है कि ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा, इसका भी आप आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी से बताइए मुझे। तो मुझे आयुर्वेदिक बताइए, आयुर्वेदिक तो मुझे संप्राप्ति समझ के फिर ट्रीटमेंट बताना बहुत इजी जाएगा। एलोपैथी की तरह नहीं है कि एक डिजीज बता दिया और एक मेडिसिन बता देते हो जाएगा। संप्राप्ति उसके पीछे समझना जरूरी है। तो ठीक है, मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ। अभी मुझे कल जो 1 तारीख को जो लेक्चर होने वाला है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स रहता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उस पे मैं 1 तारीख को लेक्चर लेने वाला हूँ। वैद्य नवीन सर जी। जी जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लिया। और जैसा कि अभी वैद्य अरविंद पाठक जी ने बताया, आप वैद्य अरविंद पाठक जी का लेक्चर लगातार देखिए। वो 3 बजे शाम को आता है, और आप उनसे प्रश्न, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप उनसे फेसबुक पर जुड़िए, और फेसबुक पर उनके प्रश्नों का आप उनसे उत्तर लीजिए। वो बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं और प्रैक्टिशनर हैं, और संहिताओं का भी ज्ञान रखते हैं। तो वैद्य अरविंद पाठक जी, आपका अगला लेक्चर का बेसब्री से इंतजार है लोगों को। लेकिन वो तो 1 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ाएंगे आप कल, ये तो बताइए। आप बताइए, आप जो बोलेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा। तो आप लोग क्या आप पढ़ना अगर चाहते मुझसे हैं कुछ, वैद्य अरविंद पाठक जी से? आप यहाँ चैट बॉक्स में रखिए, अभी फैसला कर लेते हैं। 52 लोग हैं यहाँ पे। आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? अगर कौन से आप टॉपिक के बवासीर बारे का में आप इलाज जानना जानना चाहते चाहते हैं, हैं? छोटे छोटे नुस्खे बवासीर का, तो वो मैं बता दूंगा। अगर आप लोग हृदय रोग का पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछिए आप लोग, आप नेत्र अरविंद रोग पाठक का, जी से क्या पढ़ना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट लिखिए। हम अभी अभी इनफर्टिलिटी पे जो पूछना है, चाहते हैं तो इनफर्टिलिटी पे। विनय मित्तल जी, समीक्षा नावरिकर जी, निशा जोशी जी, प्रकाश सिंह जी, समीक्षा, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप बड़े ध्यान से वैद्य अरविंद पाठक के लेक्चर को देखते हैं। इंतजार कीजिए, अभी बाल रोग पे हाइपोथायरॉयडिज्म अगर पर भी पूछना एक चाहते लेक्चर हैं, होने वाला पेडियाट्रिक्स है। पे,
जी, स्किन प्रॉब्लम पर उषा तबलानी जी ने आपका लेक्चर चाहा है, तो उषा तबलानी जी को आप जरूर, आपको अगला लेक्चर आप स्किन पर ले सकते हैं। तो स्वाति नागरे जी ने प्रमेह रोग पर, आप लिखिए, आपको आप लिख सकते हैं, मैं आपके नाम के साथ आपके मनदीप कौर ने किडनी स्टोन्स पर आपका लेक्चर चाहा है। प्रदीप मानवी जी, प्रकाश सिंह जी ने स्किन पे आया, स्किन पे 2 लोगों की डिमांड बढ़ गई है। राजश्री गीते जी भी स्किन पे चाह रही हैं, तो ज्यादातर लोगों की स्किन पे है। तो मेरे विचार में कुछ लोगों ने इनफर्टिलिटी भी कहा है, तो कल एक लेक्चर जो है वो अरविंद पाठक जी, मेरे अनुरोध है कि कल का लेक्चर आप स्किन पे रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो इसके बाद धन्यवाद में आपका मुझे बहुत बहुत जी। चश्मा निकालने का जो नेत्र रोग है, अभी डॉक्टर नवीन हाँ भाई, जोशी सर का अरविंद भी पाठक चश्मा जी, मैं आपको निकालूंगा। चश्मा निकालने की भी, आपको नेत्र रोग का भी आपको बढ़िया अनुभूति योग बताएंगे। तो आपको ऐसे ऐसे वैद्य कहाँ से मिलेंगे जो आपको ज्ञान देने के लिए उतारू हैं। आप लोगों के दिमाग में है कि आयुर्वेद में लोग अपनी बातें, अपने अनुभव शेयर नहीं करते, ये गलत सोचते हैं आप। आयुर्वेद में हमारे आयुष दर्पण पे डॉक्टर निगम पिछले मार्च से आज तक तो आपको अपने अनुभव ही शेयर कर रहे हैं, और आज भी आपको अभी उनका हाइपोथायरॉयडिज्म पे लेक्चर होने वाला है। तो गलत सोचते हैं ना आप। आयुष दर्पण पे सब शेयर करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य सही है। तो हमारे पास वैद्य अरविंद पाठक तो आपको ज्ञान बिल्कुल पूर्ण विधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कह रहे हैं वो। यानी कि आप जो भी देंगे वो वापस आपके पास आता है, यही सिद्धांत है ना पाठक साहब। अगर आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो वो कॉस्मोस से आपके पास वैसे ही आता है। तो निश्चित है कि हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो कल आप इंतजार करिए, कल इसी वक्त 3 बजे वैद्य अरविंद पाठक जी आपके पास स्किन डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आप उनसे अच्छे अच्छे कमेंट्स, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं आप यहाँ चैट बॉक्स में रखिए ना, वो आपके सारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वैद्य अरविंद पाठक के साथ।